क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट आसानी से 7 और 8 बैंड राइटिंग टास्क 2 में ले आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि खाली 15 दिन की मेहनत में उनके 7, 7.5 और 8 बैंड आ जाते हैं और आप लोग हैं कि सिर्फ 6, 6.5, 5, 5.5 पे अटक जाते हैं? क्या फ़र्क है उनमें और आप में? सिर्फ अप्रोच और स्ट्रेटजी का। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कमलेश है। मैं एक आईडीपी सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और आज मैं अपनी चैनल पे लेके आया हूं राइटिंग टास्क 2 से रिलेटेड वो सारे सीक्रेट, वो सारी स्ट्रेटजीज, वो सारे अप्रोच जिससे आपका राइटिंग टास्क 2 का जो ऐसे है वो एकदम प्रॉपर हो जाएगा कि आप 15 दिन की मेहनत में आराम से 7 से 8 बैंड के बीच में ला सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, एसएन का लर्निंग में आपका स्वागत है वापस। जैसे मैंने बोला, आज हम देखेंगे आइल्स राइटिंग टास्क 2 के वीडियो के रिलेटेड। ठीक है, तो अब राइटिंग टास्क 2 जो होता है वो होता है एक ऐसे, सबको पता है ये तो, जो आइल्स एस्पिरेंट होगा वो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो देखने वाले हैं वो है सबसे पहले कि राइटिंग टास्क 2 एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे के वो टाइप है, हम डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। अब ये ऐसे के टाइप आपको इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपको अच्छे से बैंड चाहिए तो ये ऐसे टाइप समझना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप वापस उन्हीं 5-6 बैंड वाले लोगों के बीच में आ जाएँगे और बोलेंगे कि भई 15 दिन में उन लोगों के 7.5-8 आ गए, हम तो 6 पे ही अटक गए। तो आपको ऐसे के टाइप समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौन-सा ऐसे है, जब तक वो टाइप समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं कर पाते हो। उसके बाद मैं आपको छोटा-सा एक बोनस टिप्स भी दूँगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको वो ऐसे लिखना है। देखो गाइज़, ऐसे किस तरह से लिखेंगे उसका लाइव एक एग्जांपल मैं एक अलग वीडियो में लेके आऊँगा। यहाँ पे हम सिर्फ राइटिंग टास्क 2 के ऐसे, उसकी अप्रोच, उसके स्ट्रक्चर और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा आइल्स वालों के स्कोरिंग क्राइटेरियाज़ क्या है, ठीक है? वो भी हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप आराम से अवॉइड कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कंक्लूजन के बारे में, ठीक है? तो गाइस शुरू करते हैं, पहला अपना स्टार्ट करते हैं पहला कि भई ये जो राइटिंग टास्क 2 होता है वो क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, आइल्स के अंदर जो ये LRWS होता है, उसमें W के अंदर सेकंड पार्ट जो होता है, वो होता है ऐसे का। अब इस सेकंड पार्ट के अंदर वो ऐसे आपको अलग-अलग टाइप के पूछते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन वीडियो में आगे मैंने रखा हुआ है। जनरली जैसे पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, आर्गुमेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज वगैरह बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक पे बहुत सारे अलग-अलग ऐसे ये लोग पूछते रहते हैं। डिटेल्स देख लेते हैं उनकी एक बार। देखो, ऐसे के अंदर आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स लिखना है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? 250 से नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। 250 के ऊपर आप लिखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 249 भी हो गया ना गाइस, तो भी आपको बैंड का लॉस हो सकता है, ठीक है? दूसरा, आपके पास अप्रॉक्सिमेट 40 मिनट रहेगी, 40 मिनट्स यू हैव इन योर हैंड। ऑन एन एवरेज 35 मिनट के अंदर ऐसे खत्म हो जाता है, अगर आप उसको अच्छी तरह से प्लान करो, अच्छी तरह से स्ट्रेटेजाइज करो। ठीक? नाउ ये जो है ना, ये ऐसे का टाइप जो है, मतलब ये जो राइटिंग टास्क का टाइप जो है सेकंड टाइप, ये ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। देखो, अगर आपको ओवरऑल अगर ज़्यादा बैंड लाने हैं, तो राइटिंग के अंदर बैंड ज़्यादा लाना ज़रूरी है। अगर आपने 7, 7.5 लेके आ गए, तो आपके जितने राइटिंग में होते हैं ना, ऑन ऑन एन एवरेज उतने ही ओवरऑल बैंड आपके देखे जाते हैं जनरली। ठीक है? चलिए, अब हम शुरू करते हैं आज का जर्नी कि भाई कौन-कौन से कॉमन ऐसे के टाइप्स होते हैं, कॉमन बराबर। सारे के सारे को देखो कवर नहीं कर पाएँगे वीडियो के अंदर, अपने पास थोड़ी-सी लिमिटेशन आ जाती है। तो देखते हैं कौन-कौन से मेजरली टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप जो हम देखेंगे यहाँ पे वो होगा ओपिनियन ऐसे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे है ना, कुछ वर्ड पे आपको बहुत ध्यान देना है। मैंने लिखा हुआ है ओपिनियन के अंदर एग्री और डिसएग्री, या दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए, हाँ? दोनों ही लिखते हैं बच्चे, मैंने देखा है, बहुत से बच्चों को देखा है, दोनों ही लिखते हो आप। दोनों यहाँ पे नहीं लिखने हैं, जहाँ पे दोनों लिखने हैं, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? तो आप बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको पता चले कि ऐसे के टाइप जो है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं पहला ओपिनियन ऐसे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता है, सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? देखो, पहले क्या सोचना है आपको कि सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर देन क्लासरूम लर्निंग। अब आपको ये देखना है
कि भाई आप किस तरफ हो, आप क्या इस सेंटेंस से सहमत हो, अगर सहमत हो तो अग्री के अकॉर्डिंग पूरा ऐसे लिखना, पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको स्लाइड में डिटेल में दिखाने वाला हूं। डिसएग्री हो तो कहीं पे भी गलती से बीच में अग्री मत करना, ठीक है। इस चीजों पे फोकस आपको रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए आपको, देखो, क्लियरली स्टेट योर ओपिनियन इन द इंट्रोडक्शन। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कौन कौन से अलग अलग टाइप्स आपके ऐसे के, सॉरी, कौन कौन से अलग ऐसे के अंदर आपको अलग अलग पैराग्राफ लिखने हैं। बट पहला जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का, वहीं पे आपका ओपिनियन क्लियर कर दो, सीधी सी बात है, कुछ भी इधर उधर सोचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 अलग अलग स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दो, अगर आप अग्री कर रहे हो तो उसके बारे में दे दो, अगर आप डिसअग्री कर रहे हो तो उसके बारे में दे दो, बट होने चाहिए स्ट्रॉन्ग और क्लियर, ठीक है। जरा सी भी एम्बिग्युइटी चलेगी नहीं, अगर आप थोड़े से भी डायलामा में हो, इधर उधर सोच रहे हो, तो यार उसको छोड़ दो पॉइंट को, जो पॉइंट आप स्ट्रांगली लिख सकते हो उसके बारे में ही लिखो, ठीक है। चलो, यू मे मेंशन द अपोजिंग व्यू ब्रीफली इफ यू वांट, बट कीप योर पोजीशन क्लियर, ठीक है। आप अगर अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, वॉट एवर द थिंग यू थिंक whenever you're writing the essay, but keep your position clear, एक तरफ ही रहना है हमेशा, क्लियर है। चलो, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक ऐसे टाइप के बाद में मैंने उसका सजेस्टेड स्ट्रक्चर आपको इस वीडियो में बताना है, हर एक ऐसे का सजेस्टेड स्ट्रक्चर बताऊंगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये स्ट्रक्चर बाद में लिख भी सकते हो, ठीक है, आराम से। चलो, सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। उसमें 2 चीजें आपको खास ध्यान रखनी है, एक लिखना है पैराफ्रेज और दूसरा करना है आपका ओपिनियन। देखो, पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज वो चीज होती है कि जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, उसी को दूसरे शब्दों में लिख दो, उनमें से सारे के सारे वर्ड कॉपी पेस्ट मत करो गाइस, ठीक है। अब आपने पैराफ्रेज कर दिया है, वो इंट्रोडक्शन का एक लाइन हो गया। दूसरे में आपका ओपिनियन लिखो। ओपिनियन क्या होता है? एक थेसिस स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो आपको क्लियरली बताता है कि आप किस तरफ वोट देने वाले हो। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अब थेसिस स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसमें इतना जरूर लिखना कि आप इसके फेवर में हो तो किस किस चीजों के फेवर में हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जो जो भी थेसिस स्टेटमेंट का पहला रीजन होगा, थेसिस स्टेटमेंट क्या होता है? ये वो स्टेटमेंट होता है जो आपको बहुत क्लियरली एक स्टैंड लेने की छूट देता है। यहाँ पे ही मतलब अगर इंट्रोडक्शन के अंदर थेसिस स्टेटमेंट आपने क्लियर कर दिया ना, खत्म भाई, ऐसे ही खत्म। मैं एक वीडियो लाऊंगा प्योरली थेसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं उस पे, क्योंकि यहीं पे आपकी जीत पक्की है भाई, आगे सोचना ही नहीं है। जो आपने थेसिस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है उसी को इलाबोरेट आगे के 2 पैरा 3 पैरा में कर दो, मैटर खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बॉडी पैरा जो लिखना है, पहला रीजन जो आपने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया है, फेवर में हो कि अपोजिंग में हो, उसका रीजन इलाबोरेट करो, एग्जाम्पल दे दो, मैटर क्लोज। दूसरा रीजन इलाबोरेट करो, एग्जाम्पल दे दो, मैटर क्लोज। फिर आता है कंक्लूजन, समराइज योर व्यू। जो भी व्यूज आपने ऊपर रखे हैं उसको समराइज करके वापस लिख दो। इतना सा सिंपल है भाई, और कुछ नहीं है। जो भी बंदों के 7.5 8 बैंड आते हैं उनको भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ सारा का सारा। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट के 7.5+ बैंड आए हैं, तो उसने भी यही फॉलो किया, विद इन 15 डेज उसको वो चीज हो गई है पॉसिबल। तो इतना सा अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका ऐसे आराम से हो जाता है। दूसरा टिप अगर आपको मैं बताऊं तो उसकी क्या है कि अगर जो भी तरफ आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, क्लियर रखो। जैसे आई स्ट्रांगली बिलीव, आई स्ट्रांगली अग्री, आई बिलीव दैट ऑनलाइन लर्निंग इज बेटर, वॉट एवर यू वांट टू राइट, इस तरह से लिखो, ठीक है। फिर इन माय ओपिनियन, ये वो सारे छोटे छोटे फ्रेजेस है जो आपको काफी हेल्प करते हैं अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, ठीक है गाइस। चलिए आगे चलते हैं दूसरे ऐसे के टाइप पे, डिस्कस ऐसे या डिस्कशन ऐसे। देखो, पहले वाले में मैंने लिखा था अग्री और डिसअग्री, मतलब क्या था, आपको दोनों में से एक जाना है। डिस्कशन ऐसे में मैं क्लियर बोलता हूं, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन ऑल्सो। आपको दोनों ही व्यूज क्लियर देने हैं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सम पीपल थिंक चिल्ड्रन शुड हैव वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ बिहेवियर, other believes they should be free to behave as they like. Discuss both views and give your opinion. Make sure guys आप दोनों ही व्यूज कर रहे हो। कितना इजी है यार, दोनों ही व्यूज है। देखो, इंट्रोडक्शन लिख लो, थेसिस लिख लो, थेसिस के अंदर दोनों के अंदर एक
व्यूज के अंदर मतलब एक आपका फेवर वाला व्यूज बता दो, दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा व्यूज बता दो, और उसके बारे में पहला जो बॉडी पैरा है उसका पहला लिख लो, दूसरे बॉडी पैरा के अंदर दूसरा व्यू लिख लो, तीसरे के अंदर लास्ट में कंक्लूजन लिख के जाने दो। यहाँ पे जो रूल होते हैं ना गाइज, वो कैसा होता है, आप जो ऐसे लिखते हो वो 1-to-1 फॉर्मेट में लिखो या 1-3-1 फॉर्मेट में, 1 इंट्रोडक्शन, 2 बॉडी पैरा या 3 बॉडी पैरा एट द मैक्स, और लास्ट वाला कंक्लूजन। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे, प्रेजेंट बोथ साइड फेयरली एंड इक्वली। किसी एक साइड आपका ज्यादा झुकाव क्या बताता है कि आप किसी एक व्यू से ज्यादा सहमत हो, ऐसा नहीं बताना है। आपको बोला गया है डिस्कस बोथ व्यूज का मतलब आपको दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको आपका ओपिनियन देना है, या तो इंट्रोडक्शन में दे दो या कंक्लूजन में दे दो, मर्जी आपकी, कहीं पे भी दे दो चलता है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको इंट्रोडक्शन में देके छोड़ना है या फिर कंक्लूजन में। हाँ, जो भी लिखते हो काफी न्यूट्रल लिखना इस वाले ऐसे के अंदर। डिस्कशन ऐसे के अंदर यही चेक किया जाता है जनरली कि आप कितने इक्वल व्यू में बिलीव करते हो। ठीक है, डोंट बी बायस्ड, स्टे बैलेंस। ठीक है, बायसिंग कहीं कहीं आपको बैंड लॉस करवा ही देगी। ठीक है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फटाफट देख लेते हैं। ये देखिए, इसके स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया, पैराफ्रेज करो, दोनों व्यूज लिखो, स्टेट योर ओपिनियन, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। पैराफ्रेज करो, मेंशन बोथ द व्यूज दैट विल बी योर थेसिस स्टेटमेंट। अब पहले बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक व्यू बता दो, दूसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर दूसरा व्यू बता दो। कंक्लूजन में जाओगे तो आपका स्टेट वापस ओपिनियन कर दो। ऊपर दे दिया तो भी रीस्टेट कर सकते हो, नहीं दिया है तो वहां पे ज्यादातर दे सकते हो। देखो, एक आइडियल इस तरह से होता है कि ऊपर ओपिनियन हो सके तो ही पॉसिबल करो, लास्ट में कंक्लूजन में देके छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या रिपीटेशन आपके मार्क ले जा सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से लिंकिंग वर्ड्स या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हो, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, व्हाइल सम पीपल बिलीव दैट, इस तरह के फ्रेजेस आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से ऐसे, और या फिर बॉडी पैराग्राफ की स्टार्टिंग दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के ऐसे पे। वो ऐसे हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, बहुत, पता नहीं इनका बहुत फेवरेट है कि क्या है, बहुत बार पूछते हैं बहुत से बच्चों के अंदर, और ये वाला थोड़ा सा टफ है, इसके अंदर बच्चों की कंप्लेन ज्यादा आती है। क्योंकि होता क्या है, देखो देखो जैसे एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे, मेनी पीपल टुडे सफर फ्रॉम स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट सॉल्यूशन कैन यू सजेस्ट। अब यहाँ क्या है, जैसे ही बोला ना कैन यू सजेस्ट, भाई साहब बन गए अपन तो चैंपियन, जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो अपने जेब में पड़ी है। नहीं भाई, बहुत शांति से सोच समझ के फिर आपको ये सॉल्यूशन देने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, क्लियरली एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज। ठीक है, जो भी आपको, देखो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है तो उसका कॉज क्या हो सकता है लाइफस्टाइल हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपके डेली रूटीन जॉब के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। जो भी प्रॉब्लम है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, हाँ भाई, अपने को कोई ज्ञान देवता नहीं बनना है यहाँ पे। 2 या 3 प्रॉब्लम अच्छे से बता दो जिस पे आप इलाबोरेट कर सको, और उसके कॉज बता दो, सीधी सी बात है। उसके बाद एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आई गेस आप लोग अगर आइल्स दे रहे हो तो समझ में आता है। जैसे स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो कि भाई आजकल की लोगों की जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, अब लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि भाई देखो सबकी मजबूरी है, अर्ली मॉर्निंग बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, दोनों वर्किंग होते हैं, फिर खुद के जॉब के रिलेटेड देखना, शाम को वापस लेट तक घर आना क्योंकि वर्क का लोड होता ही होता है, उसके बाद खाना बनाना अगर मेड रखा वगैरह ये। ठीक है, अब उससे स्ट्रेस बढ़ता है, माना मैंने, बढ़ता है। अब उसका आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है, तो क्या सॉल्यूशन दोगे, जॉब छोड़ दो, प्रॉब्लम ये आपको लगता है प्रैक्टिकल है, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन दो जो वायबल हो, प्रैक्टिकल हो। जॉब छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बच्चों को अपने हिसाब से हॉस्टल में डालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन देना जो आपको भी लगे थोड़ा प्रैक्टिकल हो, खुद पे लेके देखना भाई, तब समझ में आएगा। क्योंकि ये चीजों की सॉल्यूशन जैसे ही आप देते हो ना, दैट विल डिफाइन योर मार्किंग क्राइटेरिया, उसके बेस पे ही सारे की सारी चीजें आपको, बिकॉज कोहेरेंस बहुत मैटर करता है जब आप लिखते हो। हम देखेंगे आगे की मार्किंग कैसे दी जाती है। ठीक है, तो आपको इस तरह से रहना है, बी रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। इरेलेवेंट लिखोगे ना तो भी मार्क नहीं मिलने आपको, बराबर, और बैंड का लॉस मुझे नहीं लगता आप लोग टॉलरेट कर पाओगे। ठीक है गाइस,
स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका भी, फटाफट से देख लेते, ज्यादा टाइम बिगाड़ेंगे नहीं आपका और मेरा दोनों का। देखो, स्टेट द प्रॉब्लम, थेसिस स्टेटमेंट लिख लो, कॉज बता दो, सॉल्यूशन बता दो, समराइज कर दो, मैटर क्लोज, एकदम इजी। तो आपका जो ऐसे है, सबसे पहले कहाँ है, जैसे ही आपने उसका स्ट्रक्चर टाइप समझ लिया ना, टाइप समझने के बाद उसी के रिलेटेड आप आराम से उसका स्ट्रक्चर लिख के दे सकते हो। ऐसे लिखते वक्त हमेशा पहले 3-4 मिनट में ना उसको प्लान कर लो, पेन पेपर पे लिख लो या साइड पे लिख लो, प्लान कर लो कि ये पॉइंट पे मुझे लिखना है, ताकि कैसा है कि कोहेरेंस में आप इधर उधर नहीं हो जाओगे, एकदम प्रॉपर व्यू में चलोगे। नहीं तो क्या होता है, बात किसी की करते हो, कहीं से कहीं से कहीं से कहीं चले जाते हैं हम लोग, तो वर्ड लिमिट भी बढ़ जाती है, टाइम भी चला जाता है, और जो हमारा टारगेट है दैट इज अचीविंग 7+ बैंड और 8+ बैंड, वो मिलता नहीं है। ठीक है, इसके लिए कुछ फ्रेजेस मैंने आपको दिए हैं। वन मेजर कॉज इज दिस कैन बी सॉल्व बाय, अ पॉसिबल सॉल्यूशन इज, अ रिलेटेबल सॉल्यूशन इज, अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इज, अ प्रैक्टिकल कॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में अराइजेस फ्रॉम, वगैरह कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। आपको इस वाले ऐसे की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम ज्ञान देवता बन जाते हैं, हम अपनी लिमिटेशन सोचना लिखना भूल जाते हैं, हमेशा वर्ड लिमिट एक्सीड होती ही होती है। तो यू हैव टू बी बाउंडेड टू योर वर्ड लिमिट वेरी क्लियरली व्हेन यू आर राइटिंग दिस काइंड ऑफ ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे। सम पीपल वर्क फ्रॉम होम यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब देखो वर्ड पे ध्यान दो, एंड और नहीं है, और होता तो किसी एक साइड पे आपका झुकाव माना जाता, एंड मतलब दोनों ही बताना है। आई बात समझ में, डिस्कशन थोड़ा सा डिस्कशन जैसा आप मान सकते हो। प्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। देखो कुछ लोगों को घर से वर्क करना अच्छा लगता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या पता बैठे बैठे बोर भी हो जाओ भाई, बैठे बैठे अच्छा भी नहीं लगे। बराबर, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, बहुत बहुत सारा कंटेंट आप इस पे लिख सकते हो। तो अपने आप को थोड़ा सा बाउंड्री में रख के लिखने को बोलना, हो सके तो वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। इफ द क्वेश्चन आस्क फॉर योर ओपिनियन देन इंक्लूड इट। आपको लगता है यहाँ पे क्वेश्चन में है गिव योर ओपिनियन, नहीं, क्यों देना, सलाह किसी को फालतू में देना नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, वैसे क्योंकि कंसल्टेंसी के पैसे मिलते भाई, क्यों फालतू में बिगाड़ना उसको। तो यहाँ पे अपना ओपिनियन डिक्टेट नहीं करना है, बी क्लियर। क्वेश्चन में होता गिव योर ओपिनियन तो हमें ओपिनियन देना है, अदरवाइज नहीं। यूज वन पैराग्राफ फॉर एडवांटेज, अनदर फॉर डिसएडवांटेज। पहला इंट्रोडक्शन, थेसिस, लास्ट का कंक्लूजन, मैटर खत्म। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, देखोगे एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज कर दो जो भी दिया हुआ उसको, आउटलाइन बोथ साइड्स, मतलब वो थेसिस स्टेटमेंट हो गया, पहले में एडवांटेज दूसरे में डिसएडवांटेज, समराइज करके अपना ओपिनियन दे दो इफ नीडेड, इफ नीडेड। ये हो गया आपका इस टाइप का ऐसे भी खत्म। इसके अंदर बहुत सारे फ्रेजेस वगैरह आप यूज कर सकते हैं। वन बेनिफिट, हाउ एवर अ ड्रॉबैक इज, अब मान लो एडवांटेज है तो सर्टेन पीपल बिलीव दैट दिस कुड बी एन एडवांटेज, ऐसा। अब कुछ भी आपको लगता है, आपने कहीं कोई आर्टिकल में कुछ भी अच्छी तरह से एडवांटेज के बारे में पढ़ा है, आप उसको इंक्लूड कर सकते हो अपने शब्दों में, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये भी उतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब एक और ऐसे देखते हैं, डायरेक्ट और डबल क्वेश्चन ऐसे, बहुत कम देखा जाता बट आता जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन, वाई इज दिस द केस। पहला क्वेश्चन, इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। एक तरफ वोट दे दो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरफ से नहीं खेलना है। ठीक है, एक ही टीम को जिताना हमको, उस तरह से सोचना है आपको। तो ऐसे जो ऐसे होते हैं उनको भी आप एकदम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच के साथ जा सकते हो। सबसे पहले जब आप ऐसे लिखते हो, आई अगेन रिपीट द थिंग, ऐसे का टाइटल, मतलब ये जो क्वेश्चन है पहले पढ़ो, सोचो कौन से टाइप का ऐसे है, तुरंत पता चलता है। देखो कि नाउ मोर पीपल आर चूजिंग टू लिव अलोन, ये सिंपल स्टेटमेंट है। व्हाई इज दिस द केस, पहला क्वेश्चन, इज दिस अ पॉजिटिव, समझ में आ जाना चाहिए। डबल क्वेश्चन वाला ऐसे है, सर ने बताया था कि इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। क्या करना है हमें ऐसे ऐसे में, आंसर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली। पहला क्वेश्चन एक बॉडी पैराग्राफ, दूसरा क्वेश्चन दूसरा बॉडी पैराग्राफ, उसके अंदर लास्ट नीचे कंक्लूजन दे दो, ऊपर इंट्रोडक्शन में थेसिस भी इसी से लिख लो, मैटर खत्म। ठीक है, प्लान बिफोर राइटिंग यू सो यू डोंट मिस एनी पार्ट।
इसका देखो कॉमन स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंपल है, सबका ही एकदम सिंपल है। पहला इंट्रोडक्शन लिखोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे, दोनों साइड के क्वेश्चंस बता दोगे, दैट्स योर थीसिस स्टेटमेंट। उसके बाद बॉडी 1 पैराग्राफ लिखोगे, दैट इज व्हाई, ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पॉजिटिव या नेगेटिव, बी कॉशियस व्हाइल राइटिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अपने फ्लो में दोनों नहीं लिखना है। देन समराइज बोथ आंसर, यहाँ पे बोथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है गाइस, पहला पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ, दैट इज बॉडी 1 एंड बॉडी 2, दोनों को समराइज करके लिख लो, ठीक है। डोंट ट्रीट इट एज अ ओपिनियन, ऐसे नहीं पूछा है आपको ओपिनियन, आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पूछी है, अपने ओपिनियन को ज्यादा मत रखो इस पे, ठीक है। फोकस ऑन द आंसरिंग ईच क्वेश्चंस डायरेक्टली, दैट वुड हेल्प यू आउट अ लॉट। चलिए, अब सारे के ऐसे के पार्ट हमने देख लिए, सारे के सारे टाइप देख लिए, क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट, आई गेस समझ में आ गया होगा अभी तो कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। पहला, जब आपको पता चल जाता है क्वेश्चन देख के कि किस टाइप का ऐसे है, आपको उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने में समझ में आता है कि भाई डबल क्वेश्चन था, ओपिनियन था, एडवांटेज डिसएडवांटेज था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन था, जिस भी टाइप का उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे। उसके बाद एंड है या और है, हमें किस लेवल तक पूछा गया है, ये आपका टोन डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? टोन, किस तरह से हमें ये ऐसे लिखना है। उसके बाद लेक्सिकल रिसोर्स, दैट इज वोकैब, आपको आना ही चाहिए, कनेक्टर आपको यूज अच्छे से करना है। व्हाइल राइटिंग एनी काइंड ऑफ ऐसे, हो सके उतने सेंटेंस को थोड़ा से कॉम्प्लेक्स टाइप के यूज करो, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस यूज मत करो, ठीक है। सेंटेंस कुछ अलग तरीके के होने चाहिए, मतलब पढ़ने वाले को समझ में आए। भाई सिंपल कि राम प्लेस क्रिकेट, खत्म, ही गोज टू स्कूल दिस टाइम, खत्म, इन ऐसा नहीं, राम इज प्लेइंग क्रिकेट इन हिज स्कूल वाइल हिज स्कूल, वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहते हो, मतलब कनेक्टर यूज करो, सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा बनाओ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। बंदे को लिखे समझ में आया कि भाई बंदा थोड़ा सा टैलेंटेड है, उसको सेंटेंस बनाने आते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप के, ठीक है। नाउ मैनी स्टूडेंट्स राइट ऑफ टॉपिक बिकॉज दे मिस अंडरस्टूड द क्वेश्चन टाइप, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन टाइप को गलत आइडेंटिफाई कर लिया, दैट विल लीड टू लो स्कोर इन टास्क रेस्पॉन्स, ठीक है। टास्क रेस्पॉन्स मतलब अगर 9 बैंड आप मानना चाहते हो, 2 सवा 2 बैंड टास्क रेस्पॉन्स के होते हैं, यहाँ पे आपको आधा एक बैंड मिलके निकल जाएगा, मतलब अब आपका स्कोर 6-7 बैंड में से ही है, 6 बैंड में से ही आएगा, ठीक है। कितना ही अच्छा आपने ग्रामर क्यों नहीं लिख लिया हो, कितना ही आपका कोहेरेंस क्यों ना हो, अब आपका ऐसे इवेल्युएट 7 बैंड में से ही होगा, एवे निकल के दो तो, इसीलिए क्वेश्चन टाइप अच्छे से लिखना आप, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई किस तरह का ये ऐसे होने वाला है। जिस तरह का ये ऐसे होगा, उस टाइप के ऐसे के अकॉर्डिंग आपको उसका क्वेश्चन टाइप आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन टाइप पता नहीं है, गारंटेड आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। सो बिफोर राइटिंग ऑलवेज आस्क योरसेल्फ व्हाट टाइप ऑफ ऐसे इज दिस, ठीक है, तब जाके आपको उसमें हेल्प होगी। अब चलते हैं कुछ बोनस टिप्स पे, ठीक है गाइज। अब आपकी बोनस टिप्स यहाँ पे हम थोड़ी सी देख लेते हैं। पहला, यहाँ से स्पेंड द फर्स्ट 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग योर ऐसे, मैंने पहले ही बोला था 3-4 मिनट आपको ऐसे के प्लान में लगाना है। अगर आपने ऐसे अच्छे से प्लान कर लिया, आधा काम हो गया, प्लानिंग इज हाफ वे डन ऑलवेज इन मैनेजमेंट, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, एटलीस्ट 250 वर्ड को लिखो, न कम न बहुत ज्यादा, न कम और ना ही बहुत ज्यादा, ठीक है। 270 जितना आप लिखोगे वर्ड्स तो वो ठीक है, और वर्ड कैसे लिखे जाते हैं मेरे एक डिटेल वीडियोस के अंदर मैं आपको ये सारी चीजें ट्रिक्स बताऊंगा वहां पे। दूसरा, फ्रेजेस अलग अलग वैरायटी के यूज करो, तब जाके आपको समझ में आएगा। अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक डोंट, कांट, ऐसा मत लिखो, मतलब बंदे को तुरंत समझ में नहीं आना चाहिए कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन करता है किसी भी चीज के अंदर। आपकी लैंग्वेज हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए, समझ में आए कि बंदा बहुत बैलेंस्ड व्यू से जा रहा है, ठीक है। दूसरा, आपके ऐसे कभी भी मेमोराइज करके मत लिखो, हाँ भाई हम ट्रेनर लोगों को समझ में आ जाता है, हम लोगों को उसी चीज की ट्रेनिंग मिलती है आपका देख के, आप स्ट्रक्चर से ऐसे लिखते हो तो अलग लगता है, मेमोराइज के वर्ड अलग होते हैं, समझ में आ जाता है कि बंदा पूरा रट के आया हुआ है, वैसे अपने को करना नहीं है। आइल्स के स्कोरिंग क्राइटेरिया फटाफट देख लेते हैं, ऑलरेडी मेरे दूसरे वीडियोस के अंदर है। पहला है टास्क अचीवमेंट, जो भी आपको पूछा है कि आपने अचीव प्रॉपरली कर लिया है, बैंड मिल जाएंगे। कोहेरेंस एंड कोहेजन,
आप कितने उस पर्टिकुलर आइडिया से वेल कनेक्टेड हो, कितना आपका लॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन जा रहा है, दैट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस। एलआर लेक्सिकल रिसोर्स अच्छा होना चाहिए, आपकी वोकेब के अंदर बहुत हैवी हाई-फाई वर्ड होने चाहिए, ऐसे हम नहीं बोल रहे भाई, ठीक है, बट हाँ गुड रेंज ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, कभी भी रिपीटेशन ऑफ वर्ड नहीं होनी चाहिए, तो उसको गुड रेंज ऑफ वोकेब हम बोलते हैं। जीआरए आपका अच्छा ही होना चाहिए, सेंटेंस की वैराइटीज मैंने बोला कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें काफी देखी जाती है। डोंट यूज द एसएमएस स्टाइल लैंग्वेज, क्यों? क्योंकि आजकल टाइपिंग में बहुत आदत हो चुकी है। अपनी लैंग्वेज को फॉर्मल रखो, एकेडमिक रखो, अदरवाइज आपका कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जो आपको बैंड लोअर करके दे दे, ठीक है। फाइनली देखते हैं कंक्लूजन की तरफ। 5 मेन ऐसे के टाइप हमने यहाँ पे देख लिए, अच्छे से समझ भी लिए, अच्छे से हमको पता चल भी गया। तो अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है तो गाइस आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और वीडियोस अपने उन दोस्तों के साथ शेयर भी करो जिनको आप लोगों को लगता है कि राइटिंग टास्क 2 में काफी प्रॉब्लम पड़ी थी। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या आप चाहते हो कि मैं अगला वीडियो आपको किसी पर्टिकुलर ऐसे टाइप पे दूं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दो, मैं डेफिनेटली वो वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊंगा। दूसरा, मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल में बताऊंगा किसी एक टॉपिक का ऐसे लेके किस तरह से प्लान करना है, किस तरह से हाई लेवल के अच्छे से स्कोर आए, वैसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और ऐसे अच्छे से आपको लिखना मैं सिखाऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ उस पर्टिकुलर वीडियोस के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको एक नोटिफिकेशन भी आ जाए, तो हम वो ऐसे के टाइप आपके साथ उसके साथ शेयर कर देंगे। उसके सिवाय अगर आपको कोई और भी टाइप का ऐसे चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दो, डेफिनेटली मैं आगे वो लेके आ जाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। अगर हेल्पफुल लगे तो अगेन गाइस सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत काम का ये चैनल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है गाइस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डेस्टिनेशन।